नमस्कार, मेरा नाम इंजीनियर तपन शर्मा है। मैं भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ रहा हूं। भरतपुर के हर व्यक्ति को मैं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा भरतपुर शहर इतना आगे बढ़े, इतना विकास करे कि दुनिया के टॉप शहरों में हमारे भरतपुर शहर का भी नाम आए। एक समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी प्राइवेट कंपनी ने भारत देश को अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन आज भी विश्व में ऐसी अनेकों ईस्ट इंडिया कंपनीज फैली पड़ी हैं, बस उनका नाम बदल दिया गया है। इनको हम राजनीतिक पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से जानते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी किसी भी प्राइवेट कंपनी और किसी राजनीतिक पार्टी के कार्य करने के तरीके में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं इन दोनों के बीच में आपको तुलना करके बताऊंगा, आप खुद इस बात का निर्णय करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने ही नाम बदलकर आपको गुलाम बना रखा हो। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी किसी भी प्राइवेट कंपनी का अंतिम उद्देश्य किसी भी प्रकार से अपने अस्तित्व की रक्षा करना होता है, चाहे उसके लिए कितना भी नीचे गिरना पड़े। इसी प्रकार किसी भी राजनीतिक पार्टी का भी अंतिम उद्देश्य किसी भी प्रकार से अपने अस्तित्व को बचाना होता है, उसके लिए चाहे उस पार्टी से हाथ क्यों नहीं मिलाना पड़े जिसे इन्होंने जीवन भर गालियां दी हैं। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये लोग अपनी धुर विरोधी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल स्टार्टअप प्राइवेट कंपनियां पूंजीपतियों से फंडिंग लेते हुए फिरते हैं। बाकायदा एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है, एक बजट फिक्स किया जाता है और प्रॉफिट होने पर 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ाकर वह पैसा उस पूंजीपति को वापस किया जाता है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे कहते हैं इन्वेस्टर को एग्जिट देना। संसार की हर पॉलिटिकल पार्टी भी इसी प्रकार से पूंजीपतियों से फंडिंग लेती है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है और चुनाव जीतने के बाद जितना पैसा पूंजीपति ने इन्वेस्ट किया होता है उससे 10 गुना अधिक पैसा जनता से लूटकर उस पूंजीपति को वापस चुकाया जाता है। तो आप मुझे बताइए कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी प्राइवेट कंपनी और एक पॉलिटिकल पार्टी में क्या अंतर हुआ। हालांकि धीरे धीरे पूंजीपतियों को समझ में आने लगा कि पैसा तो हम लगा रहे हैं, पावर में कोई और आ रहा है और ऐश कोई और ले रहा है, तो इसलिए पूंजीपतियों ने भी अपना दिमाग लगाया, सफेद कुर्ते पजामे सिलाए, एक जैकेट सिलाई, अपने नाम में जो व्यापारी शब्द था उसके साथ एक समाज सेवी ऐड किया और उतर गए चुनावी मैदान में। पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, प्रचार उनका धुआंधार चलता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से पैसा लूटकर विदेशों में ले जाती थी और हर राजनीतिक पार्टी भी देश से पैसा लूटकर स्विस बैंक में जमा कराती है। एक प्राइवेट कंपनी अपनी मार्केटिंग पर बहुत अच्छा खर्च करती है और राजनीतिक पार्टी अपनी मार्केटिंग पर कितना पैसा खर्च कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। एक प्राइवेट कंपनी अपने फायदे के लिए हर प्रकार की कूटनीति का प्रयोग करती है, चाहे बच्चों का प्रयोग करके आपको भावुक करना हो या फिर आपके मन में डर पैदा करना हो, जैसा कि इंश्योरेंस कंपनी करती है, या फिर चाहे पूरे भारत को कैंसर ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन उन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। इसी प्रकार हर राजनीतिक पार्टी का चरित्र भी कुछ बहुत अलग नहीं है। कभी आपको भावनात्मक रूप में, कभी एक दूसरे के प्रति डर पैदा करके या किसी अन्य अच्छे या गंदे तरीके से आपके वोट को वो लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी और राजनीतिक दल बिल्कुल एक समान है, थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। देखिए, प्राइवेट कंपनी में भर्ती होने के लिए आपको योग्यता की आवश्यकता होती है। प्राइवेट कंपनी चाहे कैसी भी सही, उसके कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं। प्राइवेट कंपनी में कर्मचारियों को काम करने के लिए वेतन मिलता है, लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग फ्री फोकट में ही कार्यकर्ता बने हुए घूमते फिरते हैं। देखिए, आप किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी नेता के समर्थक हो सकते हैं, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन ये जो पार्टीवाद है ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं बनना चाहता, लेकिन विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए विभिन्न नेता मेरे आदर्श हैं, जिन्होंने तकनीक, सुरक्षा, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया है। देखिए, राजनीति से जुड़े हुए बड़े जौहरियों की निगाह एक हीरे पर पड़ चुकी है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी मुझे अपना टिकट दे दे, और यदि ऐसा होता है तो ये मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि हमारे देश का कानून एक निर्दलीय प्रत्याशी में और अन्य में बड़ा भेदभाव करता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह इलेक्शन डेट से 10 दिन पहले दिया जाता है, जबकि राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह तो हमेशा से ही लोगों के सामने होते हैं। मैं आप सभी से एक बड़ा सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिस समय आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उस समय पे भारत का कोई विधायक, कोई सांसद, कोई नेता या किसी भी प्रकार का कोई राजनीति से जुड़ा हुआ बड़ा व्यक्ति दलालों, भूमाफियाओं के साथ मिलकर आपके देश की, आपके क्षेत्र की जमीन का सौदा कर रहा हो, जो सरकारी योजना आपके शहर के, आपके क्षेत्र के विकास के लिए आई हो, उस पैसे से स्वयं अय्याशियां कर रहा हो, जो नौकरी आपको, आपके बेटे बेटी को मिलनी चाहिए थी, उस नौकरी के पेपर को करोड़ों में बेच रहा हो, या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार कर रहा हो, तो आपको इस बात का पता चल पाएगा क्या?
और चलो पता चल भी गया तो आप क्या करोगे? आप उसे कैसे रोकोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तर्ज पर एक दूसरे से उसकी बुराइयां करोगे। इसके अलावा क्या कर सकते हो? वैसे तो मीडिया बिकाऊ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मीडिया में आ जाएगा, फिर वर्षों तक केस चलता रहेगा। केस में मानो सजा भी हो जाती है तो फिर तिहाड़ जेल में जाके वो फिर 5 स्टार और VIP लाइफ जिएगा। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस समय आपका विधायक, आपका नेता, आपका चुना हुआ लीडर क्या कर रहा है? वो किन लोगों के साथ बैठा है? ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपकी जमीन को बेच रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई सौदेबाजी कर रहा हो और भ्रष्टाचार कर रहा हो। हर नेता चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अपने आप को ईमानदार बताता है, लेकिन मुझे आप बताइए कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो बेईमानी नहीं करेगा? है आपके पास कोई गारंटी? आपके पास कोई गारंटी नहीं है। आप भी मनी मन इस बात को जानते हैं कि जो भी आएगा वो ही खाएगा, और कितना खाएगा ये भी आपको पता नहीं चल पाएगा। और इस समस्या को कहते हैं पारदर्शिता की कमी। एक महान व्यक्ति ने कहा है कि पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र एक गुलामी ही है। एक बार फिर से सुनिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पारदर्शिता के बिना लोकतंत्र गुलामी है। डेमोक्रेसी इज स्लेवरी विदाउट ट्रांसपेरेंसी। जब आप बात करते हो आजाद होने की या स्वतंत्र होने की, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप अपने शरीर को लेके कहीं भी घूम सको। कम से कम 12 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता होती है जिसे हम आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिकल फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता या फाइनेंशियल फ्रीडम कहती है कि आपके पास कम से कम इतना पैसा अवश्य हो कि जिस वस्तु को आप पसंद करें, जिस वस्तु को खरीदने का आपका मन हो, उसे खरीदते समय आप 10 बार उसका रेट ना देखें, उसका प्राइस टैग ना देखें। आर्थिक स्वतंत्रता कहती है कि आपके बच्चे को यदि कोई खिलौना पसंद आ जाता है तो उस खिलौने को प्राप्त करने के लिए उस बालक को अपने अंतरात्मा तक का जोर ना लगाना पड़े, और फिर भी आप अगर उस खिलौने को नहीं दिला पा रहे हो तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो। आर्थिक स्वतंत्रता कहती है कि आपकी पत्नी को यदि 2000 रुपए की साड़ी पसंद आ जाए तो आपको दुकान पर शर्मिंदा ना होना पड़े और उसे वहीं रखकर और छोड़कर ना आना पड़े। यदि बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजने के लिए आप कर्जा ले रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। यदि उस कर्जे को चुकाने के लिए आप अपनी जमीन बेच रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। यदि आपके पास एक इज्जतदार जिंदगी जीने के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है उतना धन आपके पास नहीं है, आप अपने सपने नहीं पूरे कर पा रहे क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं है, तो आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस स्वतंत्र नहीं होने का कारण आप स्वयं हो। जिस देश के लोग अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी बुद्धि से करते हैं, व्यक्ति को देखकर करते हैं, उस देश के लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। याद रखना, एक आत्मसम्मान भरा जीवन, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र या फाइनेंशियली फ्री होना बड़ा ही आवश्यक है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं है तो आप सांस अवश्य लेंगे, लेकिन आप जी नहीं पाएंगे, जीवन को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप मुस्कुराएंगे जरूर, लेकिन अंदर खुशी, प्रसन्नता का फव्वारा आपके भीतर नहीं फूट पाएगा। ये जो सरकारें आपको फ्री की चीजें बांट रही हैं, ये इस बात का पक्का सबूत है कि मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करने में भी भारत के लोग अभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। बड़ी चीजें या अपनी चॉइस का जीवन तो जीने के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी वो अभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाए हैं, आर्थिक रूप से गुलाम हैं। मैं आपको 2 चॉइस देता हूँ। एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो हाथ फैलाकर सड़क के किनारे खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से उतरता है और उसके पास इतना पैसा है कि ना सिर्फ खा सके बल्कि अपने सपनों को भी पूरा कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके। आप इन दोनों में से क्या बनना चाहोगे? निश्चित रूप से आप ये दूसरा वाला व्यक्ति बनना चाहोगे जो कि फाइनेंशियली फ्री है और आर्थिक रूप से आजाद है। यदि आप ये व्यक्ति बनना चाहते हो तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को वोट देना होगा जो कि आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कम से कम बात करता है। बाकी लोगों ने तो इस विषय में बात करना तो दूर कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन तपन शर्मा ये आपसे वादा करता है कि यदि एक बार आप भरतपुर की जनता उसे आशीर्वाद दे देते हैं तो तपन शर्मा अपनी पूरी जान लगाकर आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो देश, जो क्षेत्र आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं उनके लिए बाकी चीजें बहुत छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं। वो सड़क, पानी, बिजली के लिए रोना नहीं रोते। और वैसे भी 2023 में अगर आप सड़क, पानी, बिजली और इन मूलभूत सुविधाओं के लिए ही रो रहे हो और कोई अगर उसको अपनी उपलब्धि गिना रहा है तो मुझे शर्म आती है कि ये व्यक्ति अपनी उपलब्धि गिना रहा है। और जहाँ पर ये सुविधाएं अब तक नहीं पहुंची तो इनको डूब के मर जाना चाहिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, तपन शर्मा अगर हार जाता है ना तो इसमें तपन शर्मा का कोई घाटा नहीं है, इसमें घाटा इस भरतपुर शहर का हो जाएगा। फिर मत कहना कि कोई योग्य उम्मीदवार खड़ा हो जाता तो हम उसको वोट दे देते। हम तो वोट इसलिए नहीं देते कि कोई खड़ा ही नहीं होता। जो लोग हर बार नोटा पे वोट दबाने जाते हैं उनको मैं इस बार एक मौका दे रहा हूँ। ये मौका मेरे लिए नहीं है,
ये मौका इस भरतपुर के लिए है। तपन शर्मा का कोई घाटा नहीं है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जब आप अंग्रेजों के गुलाम थे, आप मुगलों के गुलाम थे, तो आप खुलकर बोलने से डरते थे, लेकिन आज भी परिस्थितियां बहुत अधिक बदली नहीं हैं। हकीकत तो यह है कि आज भी आप अपने चुने हुए नेता से पैसे का हिसाब मांगने में, सवाल करने में डरते हो। ये जो विधायक हैं, ये जो सांसद हैं, ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, असल में ये जनता के नौकर हैं। और जब मालिक अपने नौकर से सवाल पूछने में, मालिक अपने नौकर से हिसाब मांगने में झिझकने लगे, डरने लगे, सहमने लगे, शर्मिंदा महसूस करने लगे, तो समझ लेना वो मालिक उस नौकर का गुलाम हो चुका है, वह अब स्वतंत्र नहीं रहा। और यह वो चौथा सबूत है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। तपन शर्मा आपकी राजनीतिक पसंद का सम्मान करता है। हो सकता है आप किसी बड़ी पार्टी के प्रशंसक हों या किसी बड़े नेता के अखंड समर्थक हों, परंतु मेरी तरह राजनीति में यदि आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप सिर्फ एक वोटर हैं, तो पूरे प्रेम और सम्मान के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी नेता का, किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक होने से आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं है। यदि आप अपना विकास चाहते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, अपनी धर्म संस्कृति का आप उत्थान करना चाहते हैं, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की आप कल्पना करते हैं, तो याद रखिए ये सिर्फ नेताओं को कटघरे में खड़े करने की संस्कृति से संभव होगा। ये नेताओं को सवाल जवाब के घेरे में रखने की संस्कृति से संभव होगा। ये नेताओं से खर्च का हिसाब मांगने की संस्कृति से संभव होगा, ना कि नेताओं के और पार्टियों के फ्री के कार्यकर्ता की भांति व्यवहार करने से संभव होगा। आपको अपने नेता की हर गतिविधि पर गिद्ध जैसी निगाह रखनी चाहिए। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे लोगों के साथ उसकी उठक बैठक है। ऐसा तो नहीं है कि महादलालों के साथ उठक बैठक करता हो, ऐसा तो नहीं है कि जो नौकरी आपके बच्चे को मिलनी चाहिए थी उस पेपर को किसी और को बेच रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि आपके शहर की, आपके गांव की जमीन को भूमाफियाओं के साथ मिलकर निगल रहा हो। आपको मानसिक रूप से इनके ऊपर हावी होकर रहना है, नहीं तो ये भिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे और बहुत बौरान हो जाएंगे। आप याद रखिए, यदि जब भी आप अपने चुने हुए नौकर से, अपने नेता से मिलते हैं तो सर सर करके और साफ साफ करके मिलते हैं। यदि इनके ऑफिस में घुसते ही आपका आत्मबल दम तोड़ने लगे, यदि इनकी लग्जरी लाइफ देखकर, इनकी गाड़ियों की फौज देखकर, इनकी वीआईपी जिंदगी देखकर आपको अपनी शिक्षा व्यर्थ लगने लगे, यदि दंदनाती हुई 10 और 12 गाड़ियां आपके गांव में, आपके शहर में इनकी एंटर होती हैं और उन गाड़ियों को देखकर आप तुच्छ महसूस करते हो और उसके बावजूद भी इनके जाने के बाद आप इन्हीं की तारीफ करते हो, तो माफ कर देना, आप मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हो। आप याद रखिए कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे की कट्टर विरोधी राजनीतिक पार्टियां भी एक हो जाती हैं और एक होकर सभी नेता अपनी सैलरी बढ़ा लेते हैं। तो सभी वोटरों को भी एक होकर, एक मत होकर उस विकल्प की तरफ सोचना चाहिए जो उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद है, जो आपको ईमानदारी की गारंटी देता है। और ये तपन शर्मा बहुत जल्दी अपना वह अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने लाएगा जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे जैसा वादा करने की औकात किसी और की नहीं है। वह पूर्ण प्रत्यक्ष पारदर्शिता क्या होती है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ये राजनीति 2.0 है, बहुत अलग प्रकार से यहाँ पे चीज़ें होंगी और बहुत अलग प्रकार से काम होगा। तब मैं आपसे नहीं कहता कि मैं आपका नेता नहीं बेटा हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल करके आपकी वोट नहीं हड़पना चाहता। मैं आपसे नहीं कहता कि मैंने कभी जीवन में समाज सेवा करी है। यदि मेरी बात में आपको फायदा नजर आए तो आप तपन शर्मा को चुनना, और अगर आपको फायदा नहीं नजर आए तो आप तपन शर्मा को मत चुनना। ये विकल्प आपके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अंत में यही कहूंगा कि हो सकता है आप किसी नेता के या किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक हों। वैसे तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी यदि कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई हो जिससे आपके हृदय को आघात पहुंचे तो उसके लिए मैं कोटि कोटि क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं नया हूँ और मुझे राजनीति करनी नहीं आती, हो सकता है मैं कुछ गलतियां भी कर दूं। आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा कि प्रचार के लिए पर्याप्त धन मेरे पास नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ही वह साधन है जिसके द्वारा मैं अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचा सकता हूं। मेरी बात में यदि आपको 1% भी सच्चाई लगती है तो कृपया शेयर का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ा दें और मुझे मेरे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लें, जिनका लिंक्स मैं कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।